नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक्लो अड्डा पर। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति विज्ञान के एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मौलिक अधिकार, जो कि भारतीय संविधान में अनुभाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मेंशन है। तो आज जानेंगे मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या महत्व होते हैं, इन अधिकारों की आलोचना क्यों की जाती है, इनकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो ये हमारा आज के महत्वपूर्ण विषय रहने वाले हैं। पहले हम देखेंगे मौलिक अधिकार क्या होता है, इसकी भाषा जानेंगे, फिर इसके प्रकार देखेंगे। 6 प्रकार के होते हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लास्ट में इन अधिकारों की विशेषताएं देखेंगे, इनका महत्व देखेंगे, इनको क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, आलोचनाएं क्यों होती है इनकी, और बाद में एंड में देखेंगे मौलिक अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के क्या क्या निर्णय रह चुके हैं, इसके बारे में जानेंगे। मौलिक अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक मेंशन है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से बचाने के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो राज्य सरकार होती है, केंद्र सरकार होती है, इन सरकारों की अपनी मनमानी न करने लग जाए ये सरकार, इन मनमानियों को इनसे बचने के लिए, इन पर कार्रवाई करने के लिए नागरिकों को ये अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं और ये न्याय, समानता, भाईचारे को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 को कवर करता है और गैर भेदभाव की धारणा के साथ सभी के लिए समान अवसरों की अवधारणा को मूर्त रूप देता है। तो यह जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, समानता का अधिकार, और इसमें भेदभाव की अवधारणा जो है उसको ख़त्म किया गया है। मतलब इसमें बताया गया है कि संविधान के अकॉर्डिंग भारत का प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के लिए समान है, किसी के बीच भी कोई भी धर्म जाति को लेकर के कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो देखते हैं अनुच्छेद 14 क्या कहता है। भारत में कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण प्रदान करने तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है ये। तो इसमें सभी प्रकार से समानता को बताई गई है। अनुच्छेद 15 यह अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है। इसमें भी समानता बताई गई, न जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही यह महिलाओं, बच्चों और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है। यह अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर होगा जॉब के लिए, वहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी व्यक्ति के साथ समान अवसर की समानता दी जाएगी इसको, और राज्य के अधीन किसी भी नियुक्ति या कार्यालय के लिए प्रावधान करता है। अनुच्छेद 17 यह अनुच्छेद अस्पृश्यता, डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत जो होता है उसको समाप्त करता है तथा किसी भी रूप में इसका अभ्यास दंडनीय अपराध बनाता है। तो जो छुआछूत पहले देखी जाती थी, डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता था, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, अछूतों को अलग किया जाता था, तो ऐसा अब संविधान के अकॉर्डिंग ऐसा बिल्कुल निषेध कर दिया गया है, अपराध माना गया। अगर इस रूप में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, यह अनुच्छेद 17 कहता है। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि राज्य कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। समतावाद अधिक सक्रिय है, हालांकि सैन्य और शैक्षणिक मतभेद इस निषेध से बाहर हैं। तो जो उपाधियाँ होती हैं, पहले जो टाइटल्स दिए जाते थे, राय साहब का राजा महाराजा को दिया जाता था, तो उन टाइटल्स को भी ख़त्म कर दिया गया। ये नहीं कि कोई व्यक्ति राय है या राजा का बेटा है तो अपने नाम के पीछे या आगे अपने उस टाइटल को लगाएगा, तो ये बिल्कुल निषेध कर दिया गया है। इसके बारे में भी कोई भी उपाधि नहीं ली जाएगी। कोई भी देश अगर किसी भी व्यक्ति को, स्पोर्ट्स पर्सन को या मिलिट्री पर्सन को, किसी को भी कोई उपाधि से नवाजता है तो पहले उस देश के राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री है, जो भी बड़े पद के जो लोग हैं, उनसे पहले मंजूरी लेनी होती है, उसके बाद ही उस उपाधि को ग्रहण किया जाता है।
और ग्रहण करने के बाद भी ये नहीं कि उसको अपने नाम के पीछे लगा रहा हो, ऐसा भी नहीं होता। तो ये सब खत्म कर दिया गया है इन टाइटल्स को अनुच्छेद 18 के अकॉर्डिंग। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण खंडों में से एक है। इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक कई स्वतंत्रता दी गई हैं, जिनके बिना व्यक्तिगत और सामाजिक विकास पूरा नहीं हो सकता। तो इसमें भी स्वतंत्रता को बताया गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किस प्रकार की व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 के कहता है यह 6 स्वतंत्रताओं से संबंधित है, जिसमें भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आंदोलन, निवास, पेशा शामिल है। उनमें से प्रत्येक संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हितों में उचित प्रतिबंधों के अधीन है। तो जो ये अनुच्छेद 19 है, इसमें भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है। पहला क्या है कि किसी भी व्यक्ति को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। कोई व्यक्ति भाषण कर सकता है, लेक्चर दे सकता है, अभिव्यक्ति बोल सकता है, किसी भी टॉपिक के ऊपर या किसी भी मुद्दे को लेकर के बोल सकता है। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि वो देश के विरोध में नहीं बोल सकता। ये नहीं कि देश के खिलाफ भी बोल सके, वो भाषण दे सकता है लेकिन देश के खिलाफ नहीं दे सकता वो, तो उसको भाषण देने की स्वतंत्रता है। सेकंड, सभा करने की, सभा बना सकते हैं व्यक्ति, लोग अपने ग्रुप्स बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, निवास कर सकते हैं, निवास करने की स्वतंत्रता है। पेशा, कोई भी अपना काम रोजगार खोल सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता दी गई है। तो 19वें अनुच्छेद में इन प्रकार की स्वतंत्रता को मेंशन किया गया है। अनुच्छेद 20 यह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, जिसमें पूर्वव्यापी कानूनों, दोहरे खतरे, एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा चलाया जाना और आत्मदोष के विरुद्ध संरक्षण शामिल है। तो अनुच्छेद 20 में यही बताया गया कि कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उस अपराध से अपने आप को बचाने के लिए वो किस तरीके से संरक्षण प्रदान कर सकता है। अनुच्छेद 20 यही बोलता है कि यदि कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल आज के टाइम पर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, किसी को खून किया है, तो उस खून करने के बाद जो उसका कानून दिया गया है कि उसको इतनी सज़ा मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग उसने सज़ा को काट लिया, लेकिन अगर 2 साल बाद उस कानून में चेंजेस आते हैं तो ये नहीं है कि उस व्यक्ति को दोबारा से उसके अकॉर्डिंग चेंजेस के अकॉर्डिंग उसको सज़ा काटनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, अगर उसने आज किया है तो आज के अकॉर्डिंग जो कानून दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसको सज़ा मिलेगी। अगर उसमें बाद में कभी इन फ्यूचर चेंजेस आते तो ऐसा कुछ नहीं है उसको दोबारा सज़ा काटनी पड़े। तो इसमें यही बताया गया है। और दूसरा, दोहरे खतरे, एक अपराध के लिए उसको एक बार ही मुकदमा चलाया जाएगा। ये नहीं आज उस पर मुकदमा हुआ है, उसने अपनी सज़ा कंप्लीट कर ली, फिर उसके बाद दोबारा उसके ऊपर मुकदमा होगा उसी केस को लेकर के, तो ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरा है आत्मदोष के विरुद्ध, अपने आप को बचाने के लिए भी वो संरक्षण के लिए वकील जैसे कर लेते हैं, तो अपने दोष सिद्धि के लिए भी वो काम कर सकता है। अनुच्छेद 20 में यही बताया गया है। अनुच्छेद 21 क्या बताता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मतलब व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार शामिल होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी व्याख्या बहुत व्यापक अर्थ में भी की है और इसमें कई व्युत्पन्न अधिकार शामिल किए हैं, जैसे गोपनीयता का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार। तो इसमें हमें अनुच्छेद 21 क्या कहता है? एक व्यक्ति को उसको अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता है। अब चाहे वो अपनी मर्जी से मरना चाहे या उस जीवन को जीना चाहे, उसके ऊपर पूरा अधिकार है, किसी और का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। हमारा जीवन हम कुछ भी कर सकते हैं, तो इसके हमें अनुच्छेद 21 में यही बताया गया है, जीने की हमें स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 22 क्या बोलता है? मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी देता है कि किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको बचाव के लिए उसको सुरक्षा की गारंटी अनुच्छेद 22 देता है। और इसके लिए सुरक्षा के लिए 3 प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। पहला तो यह है कि इस प्रक्रियागत सुरक्षा, जैसे गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार है, मतलब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसको कारण जानने का अधिकार है कि मेरे को किस वजह से, किस कारण से गिरफ्तार किया जाए। तो पहला ये है। सेकंड है कानूनी सलाहकार से परामर्श और बचाव का अधिकार है। इस गिरफ्तार व्यक्ति को अपना वकील करने की और कानूनी सलाहकार यानी वकील करने का बचाव का अधिकार होगा। और तीसरा क्या है? गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार होगा। तो 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का भी अधिकार उस व्यक्ति को दिया गया है। तो अनुच्छेद 22 में उसके
सुरक्षा की गारंटी दी गई है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को। नेक्स्ट हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसे अनुच्छेद 23 और 24 में शामिल किया गया समाज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शोषण को समाप्त करने के लिए निर्देशित है। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, बेगार, अनिवार्य श्रम और अन्य प्रकार के अनिवार्य श्रम पर रोक लगाता है। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को श्रम करने के लिए मजबूरी या बलपूर्वक प्रयास नहीं किया जा सकता। तो जैसे मनुष्य की तस्करी होती है, उनको खरीदा बेचा जाता है, उनसे बलपूर्वक मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो इसके लिए उनको एक तरीके से शोषण होता है उनके साथ। तो इसके लिए भी उनको बचने के लिए अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 24 में है किसी भी कारखाने, खदानों या किसी भी प्रकार के खतरनाक रोजगार में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है कि जो 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको किसी भी कारखाने में या खदानों में काम करने के लिए मनाही है। अपराध है, इसके लिए दंडनीय अपराध है जो बच्चों का आर्थिक शोषण से बचाता है और बच्चों को बाल सुख का अधिकार देता है। तो ये 24 में यही दिया गया है। अगर कोई बच्चा 14 साल से जो कम उम्र का है, अगर वो किसी कारखाने में, खदानों में, किसी प्रकार के रोजगार में अगर संलग्न मिलता है तो उसके ऊपर केस किया जाता है उस व्यक्ति पर जो उससे काम करवा रहा है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 के माध्यम से गठित धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धर्म की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना के मुद्दे पर भारत के रुख पर जोर देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, इसमें धर्म से रिलेटेड सभी को समान माना जाएगा। अनुच्छेद 25 है यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, उसका अभ्यास करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। मतलब कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मानता है तो उसको प्रचार करता है, उस धर्म का अभ्यास करता है, उसका अधिकार देता है, बशर्ते कि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के साथ असंगत ना हो। यह अंतर्धार्मिक सहिष्णुता की ओर ले जाता है। अनुच्छेद 26 है यह धार्मिक संप्रदायों को धर्म से संबंधित अपने आंतरिक मामलों को निपटाने, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए संस्थान चलाने, संपत्ति को संभालने के लिए अधिकार देता है। अनुच्छेद 27 कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे कर के अधीन नहीं होगा जिसकी आय का पूरा या आंशिक हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विशेष धर्म को भुगतान के रूप में किया जाता है या जाएगा। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति या सरकार धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति से टैक्स नहीं ले सकती, उससे बचाव के लिए बताया गया है इसमें। अनुच्छेद 28 है राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। जो सरकार के द्वारा जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं या जो विद्यालय होते हैं उसमें किसी एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। एक तरीके से उल्लंघन ही होगा, ये अन्य धर्मों के साथ भेदभाव भी किया जाएगा। इस तरीके से तो मनाही की गई है। ना ही किसी छात्र को अपने या किसी अन्य धर्म में कोई शिक्षा लेने के लिए बाध्य किया जाएगा। ये भी नहीं है कि तुम्हें इसी हिंदू धर्म की शिक्षा मिलेगी, मुस्लिम हो तुम तो हिंदू की मिलेगी, ऐसा भी नहीं है। उसको बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके माता पिता या अभिभावक ऐसा ना चाहे, तब तक उसके पेरेंट्स ना अलाउ करें कि चलो ये हिंदू धर्म के बारे में जान सकता है या उसकी शिक्षा ले सकता है, तब तक उसको बाध्य नहीं किया जाएगा उस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से संबंधित है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक हितों की सुरक्षा करना है। अनुच्छेद 29 नागरिकों को किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी अलग भाषा, लिपि, संस्कृति है उसे संरक्षित करने का अधिकार देता है। यह नागरिकों को अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार की भी रक्षा करता है। अनुच्छेद 30 क्या बोलते हैं, यह निर्धारित करता है कि अल्पसंख्यक और भाषाई रूप से भिन्न समुदाय द्वारा अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित और प्रबंधित की जा सकेंगी। राज्य उनकी शैक्षणिक स्वायत्तता का सम्मान करेगा और सहायता प्रदान करने में उनके साथ समान व्यवहार करेगा। तो ये सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार के बारे में बताया गया है। लास्ट में आता हमारा 7वां अधिकार है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो पहले एक मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट में ही आता था। ये सन 1978 में 44वें सीए के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से इसे हटा दिया गया और इसे अब अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार घोषित किया गया। तो जो संपत्ति का अधिकार था पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां सीए होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको मौलिक अधिकार की कैटेगरी से हटा करके कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया है।
तो इसलिए हमारी संख्या मौलिक अधिकारों की 6 है। लास्ट आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा माना जाता है। और ये किसने कहा था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, क्योंकि यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है। इस अधिकार के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि अगर उसके मौलिक अधिकारों को उल्लंघन होता है, राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा उसके अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वो इस संवैधानिक उपचार के अधिकार के तहत अपने राइट्स के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है और अपील कर सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ। न्यायालय के पास बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, क्यो वारंटो, उत्प्रेक्षण जैसे रिट जारी करने की शक्ति होती है। यह आश्वासन देता है कि मौलिक अधिकारों की उचित रूप से रक्षा की जाती है और किसी भी उल्लंघन का न्याय किया जाता है। इस तरह मौलिक अधिकार खोखले आश्वासनों के बजाय वास्तविक आश्वासन बन जाते हैं। आइए अब जानते हैं मौलिक अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ये अधिकार व्यक्तियों को राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू होते हैं। ये अधिकार पूर्ण नहीं है और उचित प्रतिबंधों के अधीन है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है। कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिनको निलंबित कर दिया जाता है जब इमरजेंसी लागू होती है देश में। तो संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया सकता। मौलिक अधिकारों में चेंज कर सकती है संसद, लेकिन उसके मूल ढांचे में प्रस्तावना जो होती है उसमें बदलाव नहीं कर सकती। ये इसकी विशेषताएं हैं। मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है? ये अधिकार भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं। ये अधिकार व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। ये अधिकार सामाजिक न्याय, समानता को बढ़ावा देते हैं। ये अधिकार राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। मौलिक अधिकारों की आलोचना। यद्यपि मौलिक अधिकार एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, फिर भी भारत में वे कई आलोचनाओं का विषय है। अधिकार योग्य है, उन्हें उचित प्रतिबंधों के अधीन बनाना निरपेक्षता के कारण को पराजित करता है और उनकी प्रभावशीलता को कम करता है। सेकंड है सामाजिक आर्थिक बाधाएं। अभी भी बहुत से भारतीय ऐसे हैं जो अत्यंत गरीब और अज्ञानी हैं। ऐसी गरीबी और अनिरक्षरता का अस्तित्व वास्तविकता में अधिकांश अधिकारों के कार्यान्वयन में भारी बाधा डालता है, क्योंकि ये अधिकार ऐसे लोगों के लिए वास्तविक जीवन में लागू होने की तुलना में अधिक अमूर्त होते हैं। न्यायिक निवारण तक पहुँच में आसानी। यहाँ भारत में न्यायिक प्रक्रियाएं ज़्यादातर ऊपर उल्लिखित अधिकारों के निवारण के लिए बहुत महंगी और समय लेने वाली होती हैं और इस प्रकार कई वंचित व्यक्तियों को न्यायपालिका के पास जाने से हतोत्साहित करती हैं। राज्य बनाम व्यक्तिगत हित। व्यक्ति के अधिकारों और राज्य के हितों के बीच संतुलन हमेशा एक अनसुलझा विवाद होता है, जिसमें राज्य अक्सर व्यक्ति पर अत्यधिक या अनुचित प्रतिबंध लगाता है। तो ये सारी इसकी आलोचनाएं थी। मौलिक अधिकारों पर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से मौलिक अधिकारों की व्याख्या और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 पहला केस है ये। मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना की गई, जिसमें घोषित किया गया कि संविधान को संशोधनों द्वारा निरस्त करना संभव नहीं था, क्योंकि इसकी मूल संरचना जिसमें मौलिक अधिकार शामिल थे को समाप्त नहीं किया जा सकता था। सेकंड आता है मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978। इस मामले में अनुच्छेद 21 के आयामों को इस अर्थ में विस्तारित किया गया कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मान के साथ जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल होगी और किसी भी कानून को न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए दिशा निर्देश स्थापित किए गए, जिससे कार्यस्थल पर समानता और सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित हो सके। नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार 2009। वयस्कों के बीच सहमति से किए गए समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया तथा अनुच्छेद 21 के तहत अभिव्यक्ति पाने वाले निजता और सम्मान के अधिकार की व्याख्या की गई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।